नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। गए हफ्ते हम जुड़े थे एक ऐसे पेरेंट के साथ जिन्होंने रेगुलर एजुकेशन सिस्टम से हटकर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो हमारे लिए थोड़ा सा नया है, इतना नया भी नहीं है, लेकिन उसे सिलेक्ट किया अपने बच्चों की लर्निंग और एजुकेशन के लिए। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर आपको याद आ गया है तो हमने होम स्कूलिंग के बारे में बात किया था लास्ट वीक, और आज उसी के ऊपर थोड़ी सी और लाइट डालने की कोशिश करेंगे। गए हफ्ते एक पेरेंट की पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश की थी कि होम स्कूलिंग क्या है और किस तरह फंक्शन करता है, और उसी होम स्कूलिंग का भाग बने दो छात्र मेरे साथ वीएनएम टीवी स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए फटाफट उनसे एक मुलाकात करते हैं और फिर जानेंगे उनकी लर्निंग जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस मीरा कपाडिया। मीरा जो हैं ये बीए साइकोलॉजी पढ़ रही हैं और ये सेकेंड ईयर में है। ये एमएस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है और इन्होंने थर्ड ग्रेड ऑनवर्ड्स होम स्कूलिंग में पार्टिसिपेट किया अपने पेरेंट्स के साथ। आज एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वो है मिस निष्ठा पटेल। निष्ठा जो हैं ये फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं और ये विद्यानगर में जीसेट कॉलेज की स्टूडेंट हैं और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रही हैं। निष्ठा यूएस में रहती थी पहले और सेकेंड ग्रेड ऑनवर्ड्स इन्होंने होम स्कूलिंग सिलेक्ट किया अपने पेरेंट्स के साथ, और फिर जर्नी जो है वो आज इन दोनों की हम जुबानी सुनेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं इन बच्चों से फटाफट। और ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि जो बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं और बच्चे नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब बच्चों की जुबानी सुनने का एक और फायदा है कि ये बच्चों ने क्या एक्सपीरियंस किया है। रेगुलर एजुकेशन पैटर्न से इन्होंने हटके जो चीज़ अपने पेरेंट्स के डिसीजन पे खड़े उतरे और उनके साथ पार्टिसिपेट किया, तो इनका एक्सपीरियंस क्या है वो भी जानना बनता है, ताकि आप में से अगर कोई होम स्कूलिंग का हिस्सा बनना चाहता है तो इनके एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली आपका जो मोरल है वो उसको बूस्ट करेंगे और आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने में भी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है मीरा आपसे। मीरा, आप जानते हैं कि रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है पढ़ाई का वो निभाया जाता है, उसी को फॉलो करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि जब आपने अपने पेरेंट्स के साथ होम स्कूलिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, क्या आप रेगुलर स्कूल की तरह ही वही किताबें और वही करिकुलम फॉलो करते थे, या फिर होम स्कूलिंग का करिकुलम कुछ अलग होता है? हम ऐसा करिकुलम के हिसाब से बोले तो कोई किताब हमारी करिकुलम नहीं होती थी जी। ऐसे देखने जाए तो पूरी लर्निंग जर्नी जैसे करिकुलम के हिसाब से रही है। हाँ जी। कि हम खाना बनाना भी सीखते थे, हमारी जो जगह थी उसे साफ रखना भी सीखते थे, साइंस मैथ्स सब कुछ इतना सब चीज़ बस सीखते थे। जैसे पेड़ पे चढ़ना भी सीखते थे और जैसे कि हम साइंस सीखते थे तो ऐसा कोई बुक है तो उसमें से नहीं, जूल्स वर्न की नॉवल में से हम साइंस सीखे, फिर खुद से सब करके हम लोग सब इंजीनियरिंग जैसे कि साइकिल को हम पूरा डिसमेंटल करके उसको वापस जोड़ नहीं पाए थे, पर वैसे तो हमारे लिए सीखना बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट था। तो बहुत कुछ ऐसे कोई करिकुलम से स्टिक रह के नहीं सीखते थे और हमें जो जिसमें क्यूरियोसिटी ज्यादा होती थी तो उसके हिसाब से हमारा करिकुलम आगे बढ़ता जाता था। तो मतलब हम सिलेबस डिसाइड करते थे। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। मतलब बच्चे अपना करिकुलम खुद सिलेक्ट करते हैं। होम स्कूलिंग का करिकुलम एज सच कुछ बुक्स का सेट, क्योंकि हम तो सभी है ना, हम क्लास 1 में जाते हैं तो एक सेट ऑफ बुक्स हमारे पास आ जाती हैं, क्लास ग्रेड 2 में जाएंगे तो एक सेट ऑफ बुक्स आ जाती है, किसी और ग्रेड में 5th में जाएंगे तो एक लैंग्वेज ऐड हो जाती है। तो किताबें तो हमें वही पढ़नी पड़ती हैं जो हमें दी जाती हैं, लेकिन जिस तरह से मीरा ने बताया कि इनकी किताबें जो थी वो इनकी ओपन बुक्स थी, ये जो पढ़ना चाहते थे वही पढ़ते थे, और इनके क्यूरोसिटी को ध्यान में रखते हुए इनके पेरेंट्स ने उन्हीं सब्जेक्ट्स पे बात की और शायद उन सब्जेक्ट्स को साइंस मैथ्स लैंग्वेज के साथ जोड़ने की कोशिश की, और इसी तरह ये बच्चे सीखे हैं। दूसरा सवाल मैं आपसे निष्ठा पूछना चाहूँगी। इस तरह से मीरा ने बताया कि करिकुलम कुछ फिक्स्ड नहीं होता था, पर अगर हम बात करें लर्निंग मेथडोलॉजी की, तो वो किस तरह से और कौन सी मेथड यूज़ की जाती थी जब आपने होम स्कूलिंग में पार्टिसिपेट किया? हम लोग ने बहुत सारी मेथड्स अलग अलग फॉलो की। तो एक तो हैंड्स ऑन लर्निंग करते थे हम लोग।
तो हमारा जो स्कूल जहाँ थी तो वहाँ ही हम लोग, जैसे कि एक था कि हम लोग को बुक्स में वॉल्यूम के बारे में पढ़ाते हैं, ऐसे मैथ्स में आता है। तो हमें कभी वॉल्यूम के बारे में कैसे पढ़ा, तो कि हमें ज़रूरत पड़ी वैसे पढ़ा कि हमें स्टेयर्स बनाने थे, तो हमें ज़रूरत पड़ी कि ब्रिक्स लानी पड़ेगी, तो कितनी चाहिए, तो ब्रिक्स के डायमेंशंस लिए, फिर उसका वॉल्यूम फिगर आउट किया, वो स्टेयर्स कैसे, मतलब अब कितनी ब्रिक्स चाहिएगी उस स्टेयर्स बनाने में, वैसे हमने, तो हमारी ज़रूरत पे से और हमारी क्यूरियोसिटी पे से हम लोग पढ़ते थे। एजुकेशन ट्रिप्स करते थे कि हम लोग, जैसे कि हिस्ट्री पढ़नी है तो फिर हम लोग उस जगह पे जाएंगे और उधर उस जगह पे जाके उस बारे में पढ़ेंगे। जैसे तुंगभद्रा एक रिवर है, तो उधर उस रिवर में बैठ के हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर हम लोग, जो लोग की एक्सपर्टीज़ होती है उन लोगों को मिलते हैं और वहाँ जाके उनसे ही वो चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि पॉटरी है, फिर ईंट की भट्टी में जाते थे हम लोग, गौशाला जाते थे, साबुन की फैक्ट्री में जाते थे, डेयरी में जाते थे, तो वो उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग से मिलते थे और उधर से सीखते थे। हम सभी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करते हैं हमारे रेगुलर स्कूल सिस्टम में भी, और जिस तरह से निष्ठा ने बताया कि उस जगह पर जाकर उस कंसेप्ट को पढ़ना कितना अमेजिंग है। आप तो जानते ही हैं कि हम भी हमारे बच्चों को जो कंसेप्ट स्कूल में पढ़ाते हैं उसके लिए उनको फील्ड ट्रिप ले जाते हैं। और क्यों ले जाते हैं? ताकि वो जो किताब में पढ़ा है वो प्रैक्टिकली उसके साथ रिलेट कर सके। और इन्होंने तो किताब ही वहाँ लेकर जाकर पढ़ाई करी है, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग होगा। निष्ठा, आपसे और मीरा से मुझे आज कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सही मैं बताऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी स्कूलिंग इतने साल पहले कर ली और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। उस समय तो होम स्कूलिंग का कंसेप्ट ही नहीं था, पर अब ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा अगर उस समय इतना ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंगली कर लिया होता ना, तो एक जो डिसलाइक थी सब्जेक्ट के बारे में शायद वो नहीं रह जाती। पर आप सब लेट नहीं हैं आप सब टाइम पे हैं, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं अगर आप कुछ हटके करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँगी कि आप लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। और शायद वही इन बच्चों ने महसूस किया है, इनके पेरेंट्स ने वो चीज़ की है। और जिस तरह से दिव्यांग भाई ने लास्ट टाइम कहा था कि लर्निंग को फन कैसे बना सकते हैं, वो इन्होंने होम स्कूलिंग में सबसे ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस किया है। और आज जब मैं इन बच्चों से मिल रही हूँ, जो इनके फेस पे ग्लो है ना, वो एक होम स्कूलिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने का मैं आपको बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि कितना सारा है। वो मुझे कह रहे हैं कि इतना सारा है तो हम इतने कम टाइम में बताएं कैसे। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि हाँ, समय की हमें यहाँ पे लिमिट है, पर एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपने जो देखे हैं, महसूस किए हैं, वो हमारी ऑडियंस तक ज़रूर पहुंचने चाहिए। और अगर हमें समय कट भी लगता है, ऐसा लगता है कि समय कम पड़ेगा, तो हम फिर से इन बच्चों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और इन डेप्थ होम स्कूलिंग के बारे में पता चले। जुड़ते हैं मीरा फिर से आपसे। जब हम बात करते हैं स्कूलिंग की, तो स्कूल सिस्टम में पढ़ाई के बाद इवैल्यूएशन आती है, एग्ज़ाम्स होती हैं, बच्चों के वाइवा लिए जाते हैं, तो इवैल्यूएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, राइट? तो जब हम होम स्कूलिंग की बात करते हैं, तो होम स्कूलिंग में इवैल्यूएशन किस तरह होता है? मतलब यहाँ तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, यहाँ तो एग्जाम्स ही नहीं है, इसलिए सबसे अच्छी बात है, इसलिए इसका चुनाव कर लिया है, किस तरह से होता है? हम इवैल्यूएशन के लिए एग्जाम्स नहीं थे, पर हम इवैल्यूएशन के लिए एग्जीबिशन रखते थे। अच्छा। तो जब पूरा साल खत्म होता है तो कितना हम सीखे। तो जिस बच्चे को जो चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आया पूरे साल के टॉपिक में, जिस टॉपिक में ज़्यादा मज़ा आया, वो टॉपिक के बारे में वो पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करते थे। अभी प्रेजेंटेशन के लिए भी पूरी फ्रीडम थी कि कोई नाट्य करके या फिर कोई प्रेजेंटेशन बना के, या फिर जो अगर कुछ रिटन या फिर कुछ ड्रॉ किया हुआ है तो उसको प्रेजेंट करके, पर पूरा सब पेरेंट्स को साथ में ऑडियंस की जैसे बिठा के हम पूरा दिखाते थे कि हम पूरे साल में क्या सीखे। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। तो एक्सेलेंट आइडिया। एग्जीबिशन के थ्रू आपने अपनी जो भी लर्निंग जर्नी थ्रू आउट द ईयर आपकी रही, वो आपने एग्जिबिट किया, और आपके जो इवैल्यूएटर्स थे वो आपके पेरेंट्स थे। और कितना सही इवैल्यूएशन हुआ, निष्ठा आप बताएं, क्योंकि जब दूसरी तरफ पेरेंट्स होते तो कहीं तो वो चीज़ होती होगी ना कि भाई नहीं, ठीक था, पूरे मार्क्स देने चाहिए, या फिर बहुत स्ट्रिक्टली उसको इवैल्यूएट किया जाता था। बताइए निष्ठा। तो अभी मैं होम स्कूल में से निकली ना, उसके बाद मैंने थोड़े टाइम के लिए होम स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। तो उसमें मेरे को रियलाइज़ हुआ कि
पढ़ाना बहुत लाइक कंफ्यूजिंग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये एग्जीबिशन है ना, हमारा एवैल्यूएशन से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स का एवैल्यूएशन था। उनको ऐसा मतलब फीडबैक मिलता होगा कि उनके तक कितनी बात पहुंची, उनको कितना समझ आया, उनको कितना इंटरेस्टिंग लगा हम जो पढ़ा रहे। तो क्योंकि मेरे को मतलब पढ़ाना बहुत लाइक ऐसा मुझे होता है कि मुझे फीडबैक मिले। राइट। और एग्जीबिशन में हमको तो बहुत एक्साइटमेंट रहता था, हमें कभी ऐसा डर नहीं था कि बुरा इवैल्यूएशन होगा या फीडबैक, हमें तो पता ही नहीं था कि ये इवैल्यूएशन का मेथड है। हमें तो बहुत ऐसे खुशी होती थी, हम तो एक्साइटेड हो जाते थे और हमेशा हमें अच्छा ही फीडबैक मिलता था, तो हम तो से बहुत खुशी रहते थे। एक्चुअली आपकी पॉइंट आपने जो बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद ये हम सभी को फॉलो करना चाहिए कि बच्चों को ये पता नहीं लगना चाहिए कि उन्हें इवैल्यूएट किया जा रहा है। इट शुड बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे प्री स्कूल्स वगैरह में क्या होता है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि उन्हें कब इवैल्यूएट कर लिया गया। मतलब पकड़ के बैठो और ये पेपर लिखो, वो वाला डर ही नहीं होता है। तो आई थिंक आपने बहुत सही बात बोली। और इवैल्यूएशन को जब हम इतना हैप्पी बना देते हैं, उसके साथ इतनी हैप्पी फीलिंग अटैच कर देते हैं, जैसे आपने कहा कि हम इतने खुश होते थे हमारा एग्जीबिशन होता था तब, तो शायद बच्चे के मन में जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, जो डर है, हम देखते हैं कि बहुत सैडली बहुत बच्चे जब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो कोई सुसाइड कर लेता है बच्चा, कोई निराश हो जाता है। तो वही है कि जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, एग्जाम्स की बात करते हैं, तो एक स्ट्रेस बच्चे के दिमाग पे पड़ जाता है। वो तनाव की वजह से जब बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं हम बच्चे से भी हाथ खो बैठते हैं, और कभी कभी उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी डाउन हो जाती है कि शायद वापस ज़िंदगी में एग्ज़ाम जब शब्द लिया जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। तो बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है कि अगर हम इवैल्यूएशन पैटर्न बच्चों को प्रेशराइज ना करते हुए इतना अच्छे से ओपनली रखें और ऑन गोइंग रखें और प्रैक्टिकल रखें, जहाँ इन सब ने कहा कि चीज़ों को अगर हम हैंड्स ऑन बना देते हैं, उसे प्रैक्टिकली रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और मैं आज आप दोनों जुड़े हैं तो हमारे एक एक्सपर्ट की बात मुझे बहुत अच्छे से याद आ रही है, जो इसी रिलेटेड थी कि हर बच्चा अलग है और हर बच्चे ने क्या पढ़ा वो एक्सप्रेस करने का माध्यम भी अलग है। अगर मीरा को बहुत डांस पसंद है तो मीरा ने अपना कंसेप्ट डांस के थ्रू बताया, निष्ठा को स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है तो उसने स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताया। तो कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं वो जानना ज़रूरी है, मीडियम क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आई थिंक वो बात आप दोनों की आज आप बहुत यंग लर्नर्स हैं and still on the path of making good careers, open careers, but I think मैं आज वो बात रिलेट कर पा रही हूँ। और जो स्माइल आप दोनों के फेस पे दिख रही है ना, मुझे लगता है वो हर स्टूडेंट के फेस पे दिखनी चाहिए। अगर हम उसे बहुत ज़्यादा इमिटेशन वाला और बहुत ज़्यादा मार्क्स ओरिएंटेड अगर नहीं बनाते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम स्कूलिंग, करेक्ट? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अब और जानेंगे निष्ठा आपसे। जब आपने मुझे याद है कि आप लोग कुछ ग्रेड्स तक होम स्कूलिंग पढ़े हैं और उसके बाद आई थिंक 9th 10th से आपने नॉर्मल रेगुलर स्कूल का हिस्सा बने हैं। निष्ठा, आपने होम स्कूलिंग करने के बाद जब एक रेगुलर स्ट्रक्चर में आपको जाना पड़ा तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब फर्दर स्टडीज होम स्कूलिंग के बाद करनी होती है तो उसमें मैंने NIOS थ्रू किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में से मैंने 10th का बोर्ड दिया। तो और मतलब मैंने मेरे लाइफ में पहली बार एग्ज़ाम दी 10th में, तो उसमें ना मैंने पहले ट्यूशन्स रखे थे। तो पहले थोड़ा मतलब रिजल्ट्स ऐसे नहीं आ रहे थे जितने हमको एक्सपेक्टेड थे, बहुत ऐसे, तो हमको थोड़ा हार्ड लगा बिगिनिंग में। पर 1 साल हमने उसके तरफ वर्क किया कि क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कॉन्सेप्ट्स तो मतलब क्लियर थे पर हाँ मार्क्स नहीं आ रहे थे क्योंकि हमको एग्ज़ाम कैसे लिखनी वो इतना आता नहीं था, कभी लिखी नहीं थी। पर 1 साल के बाद वो आ गया हमें और हमको जितने मार्क्स चाहिए थे उतने मिल गए, और जहाँ एडमिशन चाहिए था वो भी मिल गया फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो यानी NIOS जो आपने नाम बताया है उसके थ्रू अगर हम करना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं। अगर आप बाहर फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे आई थिंक फॉरेन में तो ये कंसेप्ट बहुत कॉमन है, लेकिन हमारे इंडिया में भी अब धीरे धीरे ये चीज़ें आ रही हैं कि बहुत सारे बच्चे NIOS के थ्रू एग्ज़ाम्स देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये ओपन स्कूल्स की तरफ आते हैं और बच्चों को पढ़ाई या एग्ज़ाम्स देने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम एक ही है कि हम ये सोचते हैं कि 10th और 12th
जो है ये हमारी ज़िंदगी लिख देता है, इसके मार्क्स हमारी ज़िंदगी लिखते हैं। हम कहीं ना कहीं गलत हैं। हमारे बच्चों पे अननेसेसरी हम जो भी प्रेशर करते हैं वो हमें रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों की कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। ज़िंदगी में 10th और 12th ग्रेड के परसेंटेज अगर आप सही मायने में किसी को पूछें ना तो किसी को याद नहीं आते हैं। आप जब नौकरी लेने जाते हैं, आप जब अपना करियर सेट करते हैं तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, जहाँ पर आपको एक एडमिशन लेने के लिए वो कंस्ट्रेंट है कि इसके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, पर उसके बाद पूरी लाइफ आपके सामने है, आपके बच्चों के सामने है, जो वो अपनी कैपेबिलिटी पे लिखने वाले हैं, अपनी स्किल्स पे लिखने वाले हैं। तो बच्चों को उनकी कैपेबिलिटीज़ के साथ सपोर्ट करना, अननेसेसरी प्रेशर ना देना, ये हमें आज के पेरेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे जुड़ेंगे मीरा फिर से। अब आप दोनों कॉलेज में हैं और ज़िंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे हैं जो आपका करियर बिल्ड करने वाला है। किस तरह का प्रभाव, जब आप जनरल क्लास में एक बैठते हैं, 40 बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे या 50 होंगे क्लास में आपके साथ, आप किस तरह से अपने अनुभव, जो होम स्कूलिंग का है स्पेशली, उसने आपके ऊपर कितना प्रभाव डाला है, ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कॉलेज भी रेगुलर सिस्टम का हिस्सा है। तो किस तरह से, क्या लर्निंग्स ने आपको यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए या सस्टेन करने में हेल्प की है, ये भी मैं आपसे पूछूंगी। हमारे वहाँ हमने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं होम स्कूलिंग के दौरान कि वो जो क्यूरियोसिटी वाला पार्ट है ना, वो अभी तक इंटैक्ट रहा है। तो जानने की इच्छा जो तब से है वो अभी तक होने की वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जितना भी नया पढ़ते हैं वो सारा अगर नहीं समझ में आता है तो अभी भी इतना ही आसानी से पूछते हैं, और पूछ के जब तक नहीं सीख पाते तब तक वो पूछते रहते हैं। उसकी वजह से वो बहुत बढ़िया रहता है। और दूसरा वो है कि घर से जो आपने प्रेशर वाली बात की, तो घर से प्रेशर कभी मार्क्स के लिए नहीं रहा। ऐसा बताया गया है कि एफर्ट्स करना ज़रूरी है, मार्क्स इतना मैटर नहीं करते अगर एफर्ट्स अच्छे से किया है तो जी। तो एफर्ट्स करने के लिए रेडी रहते हैं और सबके साथ मिलने जुलने में भी मज़ा आता है। इतने सारे बच्चे जब साथ में पढ़ते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। परफेक्ट। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे निष्ठा? हाँ, मतलब अभी लाइक वो क्वेश्चन आता है कि सोशलाइजिंग, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछे कि आप सोशलाइज करने में नहीं दिक्कत होती कि आप कभी किसी को मिले नहीं नए लोग, पर हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग को मिलते ही रहे थे पूरी जर्नी थ्रू, तो कभी सोशलाइजिंग में प्रॉब्लम नहीं आया। और आप इससे देखो तो आपको पता चलेगा कि मतलब वो सोशलाइजेशन की डेफिनेशन जैसा ही। ओके, सो हाँ ये बात थी, लेकिन लास्ट टाइम मुझे याद है कि दिव्यांग भाई ने बहुत अच्छे से मेंशन किया था कि कम्युनिटी लर्निंग प्रोसेस है। तो डेफिनेटली जब आप कम्युनिटी लर्निंग की बात करते हैं तो आपको अलग अलग बैकग्राउंड के अलग अलग लोग मिलते हैं और वो अलग अलग लोगों के अलग अलग बच्चे भी मिलते हैं। तो आई थिंक सोशलाइजिंग की ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, पर हाँ इतना बड़ा ग्रुप नहीं होगा शायद जितना स्कूल्स में होता है। बहुत सही बताया। और कोई बात आप ऐड करना चाहते हैं? आपका कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा हो होम स्कूलिंग का जो आज भी आपको याद हो? मीरा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हम लोग साइकिल प्रवास करते थे। अच्छा। हम साइकिल लेके निकलते थे रात को, क्योंकि हम छोटे थे तो साइकिल रोड पे नहीं चला सकते थे उस वक्त। तो रात को साइकिल लेके पूरा वडोदरा घूमे थे, फिर वडोदरा से पावागढ़ तक साइकिल लेके गए थे। तो ये सब जो साथ में मज़े करके सीखे हुए जो दिन है वो एक्सपीरियंसेस, मतलब एक बार में बोलना बहुत मुश्किल है, ऐसा है। आई कैन टोटली अग्री टू यू। निष्ठा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? एनी एक्सपीरियंस आपका? हाँ, तो ये क्वेश्चन मतलब इसने बोला वैसे ही, इसमें एक ऐसी मेमोरेबल चीज़ नहीं है, मतलब बहुत सारी है, तो ऐसे एक पॉइंट आउट करना हार्ड है। पर उसने बोला वैसे साइकिल प्रवास, और फिर मेरे लिए स्वयं पाक भी था कि मतलब हम अपने आप स्कूल में कुक करते थे। अच्छा। तो मुझे ऐसी चीज़ें करना पसंद था कि जो मतलब अडल्ट करते ना, हमें मतलब बहुत प्रिविलेज नहीं मिलता करने को, लाइक कुकिंग नाइफ्स के साथ, गैस के साथ हमें नहीं कुछ करना, या फिर साइकिल रोड पे चलाना इतने छोटे बच्चों को, तो वो सब करने को मिला। हमें प्रोटेक्शन था, हमारे पेरेंट्स ऑलवेज सुपरवाइज करते थे, पर वो फ्रीडम भी थी कि यार जो कर मन किया कुछ सीखने का, करने का, बनाने का, तो करो। तो फिर बहुत मज़ा आता था ऐसा करने में।
और इसीलिए आप दोनों की आज एक्सपीरियंसेस जब शेयर कर रहे हैं तो इतनी अच्छी अच्छी स्माइल्स आ रही है बाहर, क्योंकि आई कैन रियली रिलेट के जब पढ़ाई, एजुकेशन, लर्निंग हैप्पी फीलिंग देती है, जब आपको एन्जॉयमेंट देती है, आपको ज़िंदगी के ऐसे लेसन्स सिखाती है जो किताबें नहीं सिखा सकती हैं, तो आई थिंक उसकी बात ही कुछ और है। और आज वही शेयर करने के लिए आप दोनों को यहाँ स्टूडियो में बुलाया गया है। आज की जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, आप देखते होंगे कॉलेज में भी, उन सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मीरा, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। मैसेज में तो जो पढ़ रहे हैं ना, उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको ज़्यादा अच्छे से समझना वो ज़्यादा ज़रूरी है। उससे जो मार्क्स आते हैं, मतलब बेंच मार्क्स मैं भी सेट करती हूँ कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए, वो ऐसा लगता है कि एडमिशन के लिए ज़रूरी है, पर अगर वो समझ नहीं पाती हूँ ना तो फिर उसमें मज़ा ही नहीं आता है। और जब मज़ा नहीं आता है, बोरिंग लगता है, तो फिर ऐसा होता है कि करने की ज़रूरत ही क्या है। लर्निंग जब फोर्सफुली किया हुआ पार्ट बन जाता है लाइफ का, तो फिर लाइफ में मज़ा नहीं बचता है। तो जो भी सीखते हैं खुश होके सीखे। वो I thought that my whole life, I thought like I don't like subjects that are from like the normal curriculum. So मुझे like फिजिक्स से और उससे मुझे था कि नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं है। पर मैं जब 10th ख़त्म हो गया ना और मार्क्स ओरिएंटेड फिजिक्स नहीं पढ़ना था एनीमोर और ऐसे ही अंडरस्टैंड करके पढ़ना था, तब मैंने शुरू किया ना उससे पढ़ना, तो मुझे लगा कि अरे इसमें भी मुझे इंटरेस्ट तो है ही। फिर मुझे ऐसा अंडरस्टैंड कि अरे मुझे सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। तो आपको जो सीखना है, जो पसंद है, जिसमें क्यूरियोसिटी है, वो सब सीख लो। ऐसा मत सोचो कि अभी नहीं टाइम है, नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कॉलेज में ऐसा बोलते हैं कि नहीं मेरे को हॉबीज़ करने का टाइम नहीं है, ये करने का टाइम नहीं है। पर अभी हमारे साथ एनर्जी भी होती है और टाइम भी होता है, फिर बाद में हमारे साथ फिजिकल कैपेसिटी नहीं रहेगी, टाइम नहीं रहेगा, तो अभी सारी फ्रीडम है। तो जो इंटरेस्ट है, सीखना है, क्यूरियोसिटी, सब सीख लो, कर लो और खुश होके करो एकदम। एब्सोल्युटली अमेजिंग। इतनी छोटी छोटी लड़कियां हैं पर क्या वंडरफुल मैसेजेस दिए हैं कि जो करें वो खुश होके करें, जो चीज़ आपको मन को खुशी दे वो करें, अपने अंदर की क्यूरोसिटी को कभी ना मरने दें। क्यूरोसिटी सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं होती, ये बड़ों में भी होती है, बट ये होता है कि हमने अपनी क्यूरोसिटी को कहीं दबा दिया है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम इस उम्र में प्रश्न नहीं कर सकते हैं। तो ये शायद कहीं ना कहीं सोच हमारी गलत है। हमें क्यूरोसिटी अगर हमारे अंदर रहेगी तो एक लर्निंग, एक नई चीज़ सीखने की भी भावना रहेगी, और जब हम नया कुछ सीखते हैं ना तो उसकी जो खुशी होती है वो कुछ अलग ही होती है। तो अपने अंदर की क्यूरोसिटी को भी जिंदा रखें और अपने बच्चों को भी ऐसे मौके दें ताकि उनकी क्यूरोसिटी को आप सही तरीके से चैनलाइज कर सकें। मीरा, आपका और निष्ठा, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और हम यही विश करते हैं कि लाइफ में आप जितनी जर्नी आपने अभी तक कंप्लीट की एजुकेशन की, आगे की भी आपकी उतनी ही अच्छी, उतनी ही पॉजिटिव हो, और आप इसी स्माइल के साथ ये मैसेज सब तक पहुंचाएं कि पढ़ाई जो है वो बर्डन वाली चीज़ नहीं है, उसे एंजॉय कर सकते हैं, खुश होके भी कर सकते हैं, और अपनी लाइफ से, अपने एनवायरनमेंट से अगर कनेक्ट करेंगे तो उसे और भी हम मेमोरेबल बना सकते हैं। और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉक्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। हाँ, गूगल पे, यूट्यूब में अगर आप डालेंगे VNM TV किड्स तो ज़रूर मिल जाएंगे लेकिन वैसे अगर आप ढूंढेंगे तो शायद नहीं मिलेंगे। यहाँ जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं या जो भी ये बच्चे कनेक्ट होते हैं, सब अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं। वो ऐसी बातें करते हैं जो उन्होंने खुद अनुभव की हुई हैं। यहाँ पे कोई किताबी नॉलेज शेयर नहीं करता है, इसीलिए आप इससे अच्छे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। नमस्ते।